नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है भारतीय कला एवं संस्कृति की, और भारतीय कला एवं संस्कृति में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय जो वास्तुकला है उसका किस प्रकार से विकास हुआ था। जैसे कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मौर्य काल, इसके बाद मौर्योत्तर काल, इसके बाद गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद दक्षिण भारत में किस प्रकार से कला शैली का विकास हुआ, किस प्रकार से वास्तुकला का विकास हुआ, ये हमने चर्चा पिछली वीडियो में की थी। दोस्तों, आज के हम वीडियो में पर्टिकुलर सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वास्तुकला का किस प्रकार से विकास हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति पार्ट 2, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वास्तुकला का विकास। दोस्तों, आइए देखिए बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है यूजफुल फॉर यूपीएससी, आरएएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, भारतीय कला एवं संस्कृति पार्ट 1। और आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला का विकास। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व भारतीय सभ्यता के बारे में यह माना जाता था कि भारत की सभ्यता के पास या भारतीयों के पास कोई विशिष्ट इतिहास नहीं है, कोई गौरव गाथा नहीं है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके बाद दुनिया को पता चला कि भारत जो है वो प्राचीनतम रूप से ही एक विकसित अवस्था के रूप में था, या वहां के लोगों की संस्कृति बहुत विकसित थी। आज जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम कहा जाता है, आपके 2700 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो आपको आश्चर्यजनक बातें मिलेंगी सभ्यता के संबंध में, कला संस्कृति के संबंध में जो आश्चर्यजनक बातें मिलेंगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि पश्चिमी सभ्यता के लोग जो अपनी सभ्यता पर, जो अपने डेवलपमेंट पर, अपनी प्रगति पर गर्व करते हैं, उनका गर्व करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जो बातें उन्होंने बहुत बाद में सीखी थी हमारे देश के लोगों ने, यानी हमारे देश के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत पहले सीख ली थी। तो आइए दोस्तों, उस आकर्षक और रोमांचकारी और आश्चर्यजनक तथ्यों से भरी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी को हम लेते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि हमारी ये कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है, कला संस्कृति की सीरीज चल रही है, इसलिए हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कला संस्कृति के जो पक्ष हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी चीजों की चर्चा हम जब इतिहास का विशेषकर वीडियो लाएंगे तब हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम केवल कला संस्कृति के जो पहलू हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उन पर ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला का विकास। देखो, कला में भी आपको बताया था विद्यार्थियों की कला जो है वो कई प्रकार की होती है, उसमें भी होती है एक वास्तुकला, यानी स्कल्पचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, इस स्कल्पचर का जो विकास है, यानी आपकी वास्तुकला का विकास है, यानी भवन निर्माण से संबंधित जो कला का विकास है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से हुआ था उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है, वो है उसकी नगर नियोजन कला, या इसे कह सकते हैं नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग जो है, सिटी प्लानिंग आप कह सकते हैं। वो आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। दोस्तों, हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की बात करेंगे उसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक रूप देना चाहेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी हम जो चर्चा करेंगे, वास्तुकला की चर्चा करेंगे, उसको पढ़ने का एक हम अलग तरीका अपनाते हैं, ताकि हम सूक्ष्म से जो आपके बृहत्तर स्तर पर पहुंच जाएं और बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाएं। इस प्रकार की हमारी अप्रोच रहेगी। तो दोस्तों, इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां पर हुआ था। तो दोस्तों, आप अगर दिशाओं के बारे में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में आप देखते हैं, उत्तर पश्चिम में विशेषकर आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है 3 स्थान आपको महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। एक तो आपका हड़प्पा, इससे
के नाम पर ही इस सभ्यता का भी नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको। एक आपका मोहनजोदड़ो और एक आपका चनुदड़ो। दोस्तों ये 3 स्थान जो है वो पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में है, इन पर आपको ध्यान देना है। तो क्या क्या चीजें मिली है महत्वपूर्ण, जिनसे हम उनको वास्तुकला से जोड़ सकते हैं। देखिए तो आपकी हड़प्पा है, तो हड़प्पा में आपके जो है एक आपका सभादान मिला है, आपका कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम से उसका नाम दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो इसके अलावा यहां पर हड़प्पा में आपके जो है पुरुष जो है लिंग और योनि प्रतीक में जो है मोहरें मिली हैं ये आपकी। और इसके अलावा यहां पर स्नानागार मिला है। ये आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा जो साइट है जहां पर ये 3 स्थान पर 3 चीजें महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में देख लीजिए आप जो है यहां पर विशाल विशाल चीजें मिली हैं। देखिए जैसे कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। दोस्तों अन्नागार यहां पर भी मिले हैं हड़प्पा में। और इसके अलावा आपके विशाल सभा भवन, ये यहां पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति, और जो आपका एक महत्वपूर्ण है जो एक पुरुष का पुरुष का जो है मूर्ति मिली है, दाढ़ी युक्त। इसी प्रकार से दोस्तों चनुदड़ो जो है वहां पर भी आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। और इसी प्रकार से आपकी कालीबंगा जो है वहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, आपकी अग्निवेदिका मिली है। इसी प्रकार से लोथल में आपके बंदरगाह मिला है, और रंगपुर में आपको चावल के अवशेष मिले हैं। और आपके उत्तर प्रदेश का आलमगीर जो है वहां पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चंदुड़ो में जो है विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यहां पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। दोस्तों ये तो आपकी प्री एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर विशेषकर कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो जबकि आपके प्री एग्जाम जब आप देते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहां से मिला है, या जुते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं, अग्निवेदिका कहां मिली है, डॉक यार्ड कहां मिला है, विशाल जलाशय कहां मिला है। इसके अलावा आपके जो है बंदरगाह कहां पर था। इस प्रकार के प्रश्न प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों हमारा फोकस जो है अभी वास्तुकला पर है, इसलिए हम सीधे अपनी वास्तुकला पर आते हैं। देखिए एक तो सबसे पहली चीज आती है उसमें नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तुकला है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नगर नियोजन। दोस्तों नगर नियोजन में सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो आधुनिक शहरों को देखेंगे तो उसमें कोई विशेष टाउन प्लानिंग आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी आप शहर देखोगे, आप कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर आपको एक पर्टिकुलर नगर नियोजन मिलेगा। एक तो यहां पर देखिए इसमें जो है शहर जो है या कोई बस्ती है वो पश्चिमी और पूर्वी टीले में बटी हुई थी। पश्चिमी टीला जो था वहां पर जो है ये थोड़ा दुर्गीकृत था, और जो पूर्वी टीला था वो दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा आपके पश्चिमी जो टीला है वहां पर जैसे कि जो राजा प्रसाद, जैसे आप कह सकते हैं कि विशाल सभा भवन, मिला है। जबकि आपके यहां पर सामान्य लोगों के लिए या श्रमिकों के लिए
जो स्थान होते हैं उस प्रकार के संरचनाएं मिली हैं। तो पश्चिमी पूर्वी टीले में बटे हुए थे नगर जो है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वहां की नगर नियोजन व्यवस्था है। नगर नियोजन व्यवस्था में जो है वो जो नगर थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आपकी ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। यानी ग्रिड प्रणाली जो है ग्रिड प्रणाली का मतलब ये होता है कि कोई आयताकार आकृति होती है इस प्रकार से, और उस आयताकार आकृति में आप किसी भी प्रकार की ज्यामितीय आकृति बना लेते हैं तो वो ग्रिड प्रणाली कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो आपके इस प्रकार से 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ये प्रकार की ग्रिड प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और इसमें इस प्रकार से और सड़कें थी। दोस्तों इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी अद्वितीय विशेषता जो है वो है आपकी जल निकासी की व्यवस्था। आज के टाइम में आप देख पाते हो कि नालियां बह रही हैं, नालियों का पानी सड़कों पर फैल रहा है, गंदगी हो रही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से आप सीख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है सीवरेज की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहां पर बिल्कुल पक्की नालियां बनी हुई थी, और पक्की नालियों के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वहां पर ढकी हुई नालियां थी जिससे कि उसमें कचरा न भरे। और दोस्तों स्थान स्थान पर बीच बीच में गड्ढे ही बनाए गए थे उन नालियों में, ताकि कचरा जो है वो नीचे चला जाए और पानी बहता रहे, कभी कोई समस्या ना आए। तो इन बातों को हम सिंधु घाटी सभ्यता सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपके जो भवन बनते थे उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे उनकी विशेषता थी कि उनका जो मुख्य द्वार होता था वो कभी भी सामने रोड पर नहीं निकलता था, बल्कि वो अंदर की तरफ निकलता था। और बरामदा जो था उसके बरामदे जो होते थे उस बरामदों की तरफ ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य द्वार थे वो निकला करते थे, या पीछे की तरफ निकला करते थे, जो पीछे की गली होती थी उसमें निकला करते थे। लेकिन मुख्य जो सड़क होती थी उस तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के द्वार नहीं निकलते थे, ताकि धूल वगैरह ना आए। तो ये भी उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो है बरामदे में ही कमरों के द्वार खुलते थे, खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा 1 मंजिला 2 मंजिला भवन भी हो सकते थे। तो दोस्तों ये उनके भवनों की विशेषता है। अब जरा सिंधु घाटी सभ्यता की और भी चर्चा कर लेते हैं। तो वहां पर एक बड़ी इंपोर्टेंट बात आती है ईंट। तो देखिए आप, बहुत आपको आश्चर्य होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। और ईंटों का एक विशेष आपको ध्यान रखना है, ईंट जो है वो पर्टिकुलर शेप में मिली है। जो आप किसी भी साइट पर चले जाइए, चाहे आप मोहनजोदड़ो में चले जाइए, चाहे आप हड़प्पा में चले जाइए, चाहे आप चंद्रगढ़ में चले जाइए, लोथल में चले जाइए, कालीगंगा में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको वहां पर जो ईंटों का शेप है वो एक ही शेप मिलेगा, जो आपके 6, 12 और 24 सेंटीमीटर की आपको ईंट मिलेगी। यानी इनका अनुपात जो था 1, 2 और 4 के अनुपात में ये ईंटें थी। ये पर्टिकुलर शेप था। इसके अलावा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है उनमें पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, उजाले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इसके अलावा फिर सिंधु घाटी सभ्यता में एक और इंपोर्टेंट चीज जो आपको वास्तुकला में देखनी है वो है आपका विशाल जलाशय या विशाल आपका स्नानागार जो मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। ये विशाल स्नानागार जो है बड़ी अद्वितीय विशेषता रखता है दोस्तों। विशाल स्नानागार में क्या है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो स्नानागार बना हुआ है, जो तालाब बना हुआ है, वो तालाब जो है उसके तीनों ओर से जो है बरामदे बने हुए हैं और पास में आपके कमरे बने हुए हैं। तो ये सार्वजनिक स्नानागार था जिसमें सभी लोग स्नान कर सकते थे। वहां पर बड़ी अच्छी सुविधा थी कि वहां पर 3 ओर से बरामदे हैं, इसके बाद पास में कमरे हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है पानी के लिए, देखो पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहां पर एक कुआं था नजदीक में जिससे पानी आता था, और एक आपका निकासी के लिए, जल निकासी के लिए भी व्यवस्था थी ताकि गंदा पानी जो है वो वहां से निकल जाए। तो देखिए कितनी अच्छी उनकी सोच थी।
जल निकासी की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, पानी की फ्रेश पानी आने के लिए व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। और ये जो है इसका जो तल है दोस्तों, इसका जो तल है वो आपके जिप्सम और बिटुमिन के मिश्रण से बना है। और दोस्तों ये आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उस जलाशय में कहीं पर भी कोई लीक नहीं है, कोई दरार नहीं है, यानी वो बिल्कुल लीक प्रूफ था और कोई दरार नहीं थी उसमें। और जिप्सम बिटुमिन का तला बना हुआ है, यानी वो लोग कितने उनकी सोच कितनी डेवलप थी या उनकी कितनी वैज्ञानिक सोच थी, ये आप इस विशाल स्नानागार से ही समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये आपकी स्नानागार की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों जो है अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब जहां पर अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। दोस्तों इस अन्नागार में एक विशेषता और है, इनकी साइज तो बड़ा है ही, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वायु की निकासी की, यानी उसमें से एयर जो है आपकी निकल सके, एयर पास होती रहे, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें कर रखी थी ताकि अन्न जो है वो सड़े नहीं। तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज हम देख पाते हैं कि कई बार न्यूज में आता है कि वहां पर गोदाम में अन्न सड़ रहा है, गेहूं खराब हो रहे हैं, लेकिन आप सिंधु घाटी सभ्यता सीखिए कि यहाँ के लोगों ने अन्नागार इतना अच्छा बना रखा था, उसमें वायु जो है शोधन की व्यवस्था थी, वायु निकल सकती थी, वायु आ जा सकती थी, जिससे कि वो जो अनाज है वो खराब ना हो। तो ये विशेषताएं थी आपकी। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि एक तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर पश्चिम में और पूर्व में अलग अलग टीले बने हुए थे। पश्चिम जो था वो आपके राजा और विशेषकर जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए था, जो प्रशासनिक व्यवस्था में हुआ करते थे। और जो पूर्वी हिस्सा था जो आपका जो है सामान्य लोगों के रहने के लिए, श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए रहने के लिए था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे, जो इसके अलावा ग्रिड प्रणाली पर आधारित, जो आपकी महत्वपूर्ण बात है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित जो है उनकी टाउन प्लानिंग थी। वहां पर जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था थी, जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ईंटों की नालियां भी हैं और लकड़ियों की नालियां भी हैं। नालियां जो हैं वो ढकी हुआ करती थी, नालियों के बीच में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे जिससे कि कचरे की कोई समस्या पैदा ना हो। इसके अलावा आपके जो है हर घर का जो पानी था, गंदा पानी था, वो पर्टिकुलर नाली में ही जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा आपकी भवन जो है, उन भवनों की बड़ी अच्छी विशेषताएं आपको बताई थी कि भवन जो है वो 1 मंजिला 2 मंजिला भी हो सकते थे। और भवनों का जो कमरे होते थे, उनका जो मुख्य द्वार हुआ करता था वो मेन रास्ते की तरफ, मुख्य रास्ते की तरफ न निकल करके अंदर बरामदे की तरफ निकलता था। और जो आपके कमरे थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। और इसके अलावा जो है अलग अलग उसमें व्यवस्थाएं थी, जैसे कि भोजन बनाने के लिए अलग कमरा था, रहने के लिए अलग कमरा था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी थी उसमें। और इसके अलावा ईंटें जो थी, आप देख पा रहे हैं, ईंटें जो है वो पर्टिकुलर साइज की थी। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी साइड पर चले जाइए, आपको उसी शेप की, उसी लंबाई, उसी चौड़ाई, उसी ऊंचाई की ईंट मिलेगी सब जगह पर। 6, 12, 24, 1:2 जो है 4 की जो है उसमें आपको ईंट मिलेगी। इसके अलावा अलंकृत ईंटें मिली है, जो आपकी कालीबंगा है वहां पर अलंकृत ईंटें मिली हैं। इसके अलावा विशाल स्नानागार मिला है जो आपके मोहनजोदड़ो में मिला था। और विशाल स्नानागार जो है वो तीनों ओर से उसमें बरामदे हैं और आपके उसमें उसकी के पास में कमरे हैं। इसके अलावा सीढ़ियां लगी हुई हैं और पानी के निकालने के लिए अलग से निकासी का रास्ता अलग था। और पानी, शुद्ध पानी लाने के लिए, फ्रेश पानी लाने के लिए उसमें बगल में कुआं बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों उसका जो तला है वो बिटुमिन और जिप्सम के से मिश्रित घोल से बना हुआ है, जिससे कि वो कभी भी क्रैक नहीं होगा, उसमें कोई दरार भी नहीं है। आप ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसके अलावा आपके अन्नागार मिला है और अन्नागार में जो है वो वायु निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, वायु शोधन की अच्छी व्यवस्था थी, वायु आ जा सकती थी जिससे कि जो है आपका अनाज खराब ना हो। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, नगर नियोजन में कुछ बातें आती हैं। इसके अलावा और भी आगे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप चाहो तो इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपकी याददाश्त के लिए चीजें रह जाएंगी। और अगर आवश्यक ना हो तो कोई बात नहीं है। आगे देखिए, आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे जो है आपकी बात आती है, ये आपकी नगर नियोजन की चर्चा चल रही थी। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हमको और चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता की करनी है
उसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है आपकी जो है वहां की मूर्ति कला। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपके बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। दोस्तों नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है इसकी कुछ विशेषता देखिए। एक तो आप नाम से समझ पा रहे हैं कि ये कांसे से निर्मित है। इसकी दूसरी विशेषता ये त्रिभंग मुद्रा में है। दोस्तों तीसरी इसकी विशेषता जो है वो आपकी इसके बाएं हाथ पर चूड़ियां और दाहिने हाथ पर जो है कंगन है। और इसके अलावा ये जो है वो नग्न अवस्था में है। दोस्तों त्रिभंग मुद्रा है इसकी। तो ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है कांसी मूर्ति की। ये पूछ लिया जाता है ये आपके कहां से प्राप्त हुई थी, ये आपके दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा आपकी पशुपति मोहर, यही महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला से रिलेटेड। पशुपति मोहर की जो कुछ विशेषताएं हैं वो देख लीजिए दोस्तों कि पशुपति जो मोहर है उसमें आपको एक व्यक्ति जो है 3 सिंह वाला सिंह वाला जो है 3 सिंह वाला वो मुकुट धारण किए हुए है और उसके नीचे जो है 2 हिरण हैं। इसको पशुपति मोहर कहा जाता है। और इसके अलावा आपकी और जो महत्वपूर्ण बात है वो आपकी मृदभांड जो है मृदभांड जो है वो दो प्रकार के मृदभांड है, सादे और चित्रित। दोस्तों जो सादे मृदभांड है वो सिंपल है और चित्रित जो है वो लाल, उसमें बैकग्राउंड है और इन पर काले रंग से पुताई की गई है, डिजाइन बनाए गए हैं, ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं और कई प्रकार की शेप दी गई हैं, ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई इनके ऊपर। इसके अलावा आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके मृदभांड मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसमें दोस्तों छिद्रित मृदभांड मिले हैं। और कहा जाता है या इतिहासकार मानते हैं कि शराब टपकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। जिसमें तले में बड़ा छेद होता था और साइड में छोटी छोटी छेद हुआ करते थे। तो ये दोस्तों मृदभांडों की विशेषता है। पशुपति मोहर है, कांस्य मूर्ति मिली है। ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें वास्तुकला से रिलेटेड। अब जरा एक बात कर लेते हैं कि आपकी जो मूर्ति बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, तो उसको लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता था। दोस्तों लुप्त मोम तकनीक। दोस्तों लुप्त मोम जो तकनीक है उसकी जो स्टेप्स हैं देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोम की मूर्ति बनानी है, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन करना है। मिट्टी के लेपन के बाद
फिर इस मूर्ति को गर्म करेंगे आप। मूर्ति को गर्म करने के बाद मोम पिघलकर बाहर आएगा। एक छेद के माध्यम से और इसके बाद इस जो खाली जगह रह जाएगी, क्योंकि मिट्टी की परत ऊपर रह गई है, उसके अंदर फिर आप धातु को पिघलाकर, जो धातु रहती है उसको पिघलाकर आप अंदर डालेंगे। और अंदर डालने के बाद, धातु को अंदर डालने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, मिट्टी की जो परत है को हटाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो है जो धातु की मूर्ति, जिस धातु की आप बनाना चाहते हो उस धातु की मूर्ति बना सकते हैं। तो आप थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस प्रकार से मूर्ति बनाई जा सकती है। दोस्तों इस बार दोबारा से इसकी स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मोम को पिघलाओगे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे वो बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले मोम को पिघलाओगे और मोम को पिला करके जो शेप देना चाहते हो, जिस प्रकार की आप मूर्ति बनाना चाहते हैं उस प्रकार की आप मूर्ति बना लेंगे मोम की। इसके बाद उस पर मिट्टी का लेपन कर दोगे दोस्तों, तो जिससे कि वो मिट्टी से बिल्कुल कवर हो जाएगी। गीली मिट्टी करके आप उस पर लेपन कर दोगे तो मिट्टी उसके ऊपर सेट हो जाएगी। इसके बाद उसमें थोड़ा सा छेद रखोगे। इसके बाद आप उसको गर्म करोगे, तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो मोम अंदर का है वो पिघल कर बाहर आ जाएगा। वहां पर अंदर खाली जगह रह जाएगी, मिट्टी का खोखला हिस्सा रह जाएगा। उसमें आप फिर क्या नाम से जो है किसी भी धातु का, जिस धातु की आप मूर्ति बनाना चाहते हो उस धातु को गर्म करके पिघला करके, पिघले हुए धातु को उसमें अंदर डालोगे। धातु कुछ समय बाद ठंडी हो जाएगी, उसमें सेट हो जाएगी। इसके बाद आप क्या नाम से ऊपर की जो मिट्टी है उसको पानी में गला करके या किसी भी तरीके से आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ धातु की मूर्ति रह जाएगी। तो है ना आश्चर्यजनक बात। तो ये आपको लुप्त मोम तकनीक जो है वो भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। दोस्तों इस प्रकार से नर्तकी की कांच मूर्ति, पशुपति मोहर, मृदभांड जो है आपकी लुप्त मोम तकनीक से बनी हुई मूर्तियां, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन पर प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी जो मोहरें हैं वो भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। दोस्तों ये जो मोहरें हैं मिट्टी की मिली हैं और पकी हुई ईंटों से, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई, जिसे आपने टेराकोटा कहते हैं, उसकी मूर्तियां भी मिली हैं और मोहरें मिली हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी और भी कई प्रकार की धातुओं की मोहरें मिली हैं। मोहरों की विशेषता ये है कि वो उसके ऊपर चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक रूप में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा मोहरों की विशेषता ये भी है कि वो चित्रात्मक भी है और दो कहीं पर एक जो फलक है, यानी एक साइड में उसके चित्र बना हुआ है, दूसरी साइड में कुछ लिखा हुआ है और कहीं पर दोनों साइडों में चित्र बने हुए हैं, कहीं पर स्वास्थ्य के चिन्ह भी बने हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मोहरें हैं। और इस पे पहले की जो विशेषता आपको बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। होने को सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इनको समाहित करना संभव नहीं है दोस्तों। हमारा प्रयास रहेगा कि जब कभी भी अवसर मिलेगा तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की और भी जो बातें शेष रह गई हैं उनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।